हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटीज़ की पीवाईक्यू। आज हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट वाला चैप्टर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसी के बेसिस पर कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट में ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, बट क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं? सो पॉलिटी में मैक्सिमम जो यूपीएससी में पीवाईक्यूज बन सकते हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम 14 to 15 क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें उन्हें सारे चैप्टर्स कवर करने होते हैं। जो भी हम लोग कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाते हैं या कोई भी टेस्ट हम लोग लगाएंगे तो वहां से हर एक चैप्टर के कम से कम 50 से 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो इनके पास बहुत स्कोप है क्वेश्चंस बनाने का, या कोई भी टेस्ट सीरीज आप लोगे बहुत स्कोप है क्वेश्चंस बनाने का, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं अगर सिर्फ एक चैप्टर वाइज देखें तो। बट पूरी बुक में से अगर आपको सिर्फ 14-15 क्वेश्चन ही बनाने तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही चुनोगे। तो पार्लियामेंट में से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो हमें पीवाईक्यूज के थ्रू पता चलता है। लाइक पार्लियामेंट से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हर बार एक तो मनी बिल, फाइनेंस बिल, इनके ऊपर रहते हैं, ठीक है। फिर जॉइंट सिटिंग के ऊपर रहता है। फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपकी लोकसभा की और राज्यसभा की कैसी पावर है, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड थीम है वो मनी बिल और फाइनेंस बिल वाली है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाली है। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान भी इन्हीं पर देना है। पूरे पार्लियामेंट में बार बार जो चीज़ें रिवाइज होंगी वो यही होंगी, क्योंकि बार बार यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन, व्हेन द लोक सभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को देखेंगे, ट्रू है या फॉल्स है। ओके, ये कह रहे हैं कि जो फाइनेंस बिल है क्या राज्यसभा उसे रिजेक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। फाइनेंस बिल एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होता है। लोकसभा और राज्यसभा की पावर उसमें इक्वल होती है। दूसरा चीज मनी बिल, दूसरा स्टेटमेंट है जब मनी बिल राज्यसभा में जाता है इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस। क्या ये सच है? क्या राज्यसभा रिजेक्ट कर सकती है मनी बिल को? नहीं कर सकती है। अच्छा, फाइनेंस बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस है ये सब हम नीचे देखेंगे। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। तीसरा स्टेटमेंट, और हाँ, ये सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है। तो राज्यसभा का टाइम लिमिट क्या है कि कितने टाइम में उन्हें लोकसभा में ये बिल को वापस भेजना होता है, वो है 14 डेज ओनली। 14 डेज तक का अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो वहां पर पास समझा जाएगा कि राज्यसभा ने वो पास कर दिया। 14 डेज का टाइम होता है, इसमें वो क्या कर सकते हैं, वापस से रिकमेंडेशन अपनी दे के लोकसभा के पास भेज सकते हैं। लोकसभा ने एक्सेप्ट की तो ठीक है, नहीं की तो भी बिल को पास ही समझा जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। देखो, जॉइंट सिटिंग दो केसेस में नहीं होती है, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखे हैं। एक तो मनी बिल के केस में नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में जॉइंट सेटिंग नहीं होती है। ऑर्डिनरी बिल्स हैं, मैंने बता दिया आपको कि फाइनेंस बिल क्या है, एक ऑर्डिनरी बिल है। जितने भी ऑर्डिनरी बिल्स हैं उन सब में जॉइंट सेटिंग हो जाती है, जॉइंट सेटिंग बुलाई जा सकती है। बट क्या वो नेसेसरी है कि जॉइंट सेटिंग होगी? नहीं, नेसेसरी नहीं है। इस वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहला सही है, दूसरा सही है, तो ओनली टू इसका आंसर है। फाइनेंस बिल मनी बिल जैसा ही होता है, बट इसमें कुछ नॉन फाइनेंशियल प्रोविजंस भी होते हैं। जब हम सिर्फ टैक्सेशन की बात करेंगे या बोरोइंग्स की बात करेंगे, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मैटर्स की बात करेंगे, तो उसे मनी बिल कहते हैं। बट फाइनेंस बिल में दूसरे पॉलिसी मैटर्स भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स लग रहा है बट हमने कोई रेगुलेटरी बॉडी है जैसे डिफेंस बॉडी हो गई, उसका स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर दिया, तो फाइनेंस बिल के अंदर आएगा, ना कि आपका मनी बिल के अंदर। मनी बिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये टैक्सेशन के मैटर्स या बोरोइंग कहाँ से ले रहे हैं, कितना पैसा कितना दे रहे हैं, वही आ सकता है। फाइनेंस बिल के अंदर रेगुलेटरी बॉडी का स्ट्रक्चर या कुछ और प्रोविजंस भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं।
फीचर्स क्या है, कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। फाइनेंस बिल 1, और फाइनेंस बिल 1 और फाइनेंस बिल 2 ये दोनों ऑर्डिनरी बिल की तरह ही काम करते हैं। बस एक प्रोविजन है कि फाइनेंस बिल 1 को सिर्फ और सिर्फ आप कहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो? लोकसभा में। फाइनेंस बिल 2 को आप कहीं भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद ये बस एक तरह से ऑर्डिनरी बिल की तरह ही काम करता है। राज्यसभा इसके ऊपर सारी अपनी पावर्स को एक्सर्ट कर सकती है। ओके, क्या प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन जरूरी है? यस, मनी बिल में भी जरूरी है, आपकी फाइनेंस बिल 1 में भी जरूरी है, फाइनेंस बिल 2 में जरूरी नहीं। अच्छा, फाइनेंस बिल 1 में ना जो मनी बिल में मैटर्स रहते हैं उनके साथ साथ एक दो प्रोविजंस और अलग से होते हैं। ठीक है, मनी बिल्स के मैटर इसमें आ जाते हैं फाइनेंस बिल 1 में, इसीलिए इसको इतना इंपॉर्टेंस दी गई है। फाइनेंस बिल 2 में कोई भी मनी जो आर्टिकल 110 में है वो कोई भी मैटर फाइनेंस बिल 2 में नहीं आ सकता, इसलिए इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। जिसकी इंपॉर्टेंस है उसमें प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन भी चाहिए होगी, कहाँ इंट्रोड्यूस करना है, सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे ही हैं। मनी बिल को सिर्फ 14 दिनों तक होल्ड किया जा सकता है, रिजेक्ट नहीं कर सकती है राज्यसभा। अप्रूव, रिजेक्ट, अमेंड राज्यसभा, ऑर्डिनरी बिल की तरह ही और सारे काम चलेंगे इसमें, एक बार पढ़ लेना। जॉइंट सिटिंग मनी बिल में नहीं हो सकती, फाइनेंस बिल दोनों ही ऑर्डिनरी बिल है, हो सकती है। इसी के साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी आप साथ में पढ़ लो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस करा लो, क्या प्रायर परमिशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की? नहीं, एंड इस पे एसेंट देनी ही पड़ती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, मस्ट गिव द एसेंट, ये नेसेसरी है। ये यहाँ पर दे रखा है मैंने, एक बार इसे पढ़ लेना, मैं पीडीएफ ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। ऑर्डिनरी बिल में प्रायर परमिशन चाहिए होती है, प्रेसिडेंट की नहीं चाहिए होती है। प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मनी बिल को रिजेक्ट कर सकता है? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट कर सकता है? नहीं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा? एक्सक्लूसिव पावर कौन सी है लोकसभा की? टू रेटिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। देखो, जो रिवोक है, रिवोक सिर्फ लोकसभा कर सकती है अपने। ठीक है, लोकसभा ने पास कर दिया, रिवोक हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर दे खुद ब खुद तो रिवोक हो जाती है। बट रेटिफाई करना, रेटिफाई का मतलब क्या होता है? टू अप्रूव अ डिसीजन फॉर्मली, कि आप वो डिसीजन को फॉर्मली अप्रूव कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए राज्यसभा की भी अनुमति जरूरी है, आप स्पेशल मेजोरिटी से ही कर सकते हो। ओके, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या ये एक्सक्लूसिव पावर है राज्यसभा की? तो कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं लोकसभा को, कंट्रोल, टू कंट्रोल द मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सीओएम ये हो गया आपका, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया आपका, प्रिविलेज मोशन हो गया। ये सारे किसको दिए गए हैं? लोकसभा को दिए गए हैं, जो कि हमने कल डिस्कस भी किए थे। सेंसर मोशन हो गया, एडजमेंट मोशन हो गया, ये सारे लोकसभा के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आर्टिकल 75 आपको कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स होम, टुवर्ड्स लोकसभा, टुवर्ड्स लोकसभा, नॉट टुवर्ड्स पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये भी पीवाईक्यू है, बस लोकसभा की तरफ रिस्पॉन्सिबल है। तो लोकसभा के पास ही वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि वो सीओएम को कंट्रोल कर सके, तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या इम्पीच कर सकते हैं अकेली लोकसभा? नहीं, राज्यसभा भी लगेगी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी इसमें चाहिए होती है, हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है, तो ये गलत हो गया। रेटिफाई कर सकती है, ये गलत हो गया, आंसर ओनली 2 आ गया। विद रेफरेंस टू डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शेल बी हेल्ड ऑन सच अ डेट एज स्पीकर में फिक्स। क्या ये सही है गलत है? देखो, इसका आंसर वैसे भी आ जाएगा, बट इस वाले फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए मैंने यहाँ पर ना नोट्स दे दिए आपको, देख लेना। कुछ चीज़ें होती है जैसे प्रोटम स्पीकर है, ये पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रोटम स्पीकर तब, जैसे सबसे पहले लोकसभा बन के आती है ना, तो किसी ना किसी की नीड होती है कि कोई ओथ दिलवाए,
जितने भी आपके एमपीज चुनकर आए हैं। तो कौन दिलवाएंगे ओथ को? वो प्रोटम स्पीकर दिलवाते हैं। प्रोटम स्पीकर कैसे चुने जाते हैं? जो भी सबसे एल्डरली मेंबर होता है ना लोकसभा का, उन्हें हम लोग प्रोटम स्पीकर चुन लेते हैं और वो ओथ दिलवाते हैं फिर सबको। प्रोटम स्पीकर की ओथ कौन लेते हैं? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलवाते हैं प्रोटम स्पीकर को। उसके बाद वो सारे एमपीज को ओथ दिलवाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? इलेक्शन। इलेक्शन किसके लिए होते हैं? कि भैया स्पीकर चुन लो अपना। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के लिए इलेक्शन होता है कि चुनो इनमें से कौन चुना जाएगा। फिर इलेक्शन के बाद स्पीकर चुना गया। अब स्पीकर डिसाइड करेंगे डेट को डिप्टी स्पीकर की, कि इस डेट पर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन होंगे, कि अब डिप्टी स्पीकर को चुन लो। तो यहां पर यही बताया गया इलेक्टेड है, ठीक है। डेट ऑफ इलेक्शन कौन फिक्स करता है? स्पीकर की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिक्स करते हैं और डिप्टी स्पीकर की स्पीकर फिक्स करते हैं। अच्छा, ओथ प्रोटम स्पीकर को तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं, बट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की ओथ एज अ एमपी हो गई है, ठीक है। वो अलग से कोई ओथ नहीं लेते हैं इन पोस्ट पर आने के बाद। एज अ एमपी ही उनकी ओथ ली जाती है, ठीक है। तो ये वाला हो गया कि डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कौन फिक्स करता है? स्पीकर फिक्स करते हैं, स्पीकर फिक्स करेंगे। नेक्स्ट है देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। ये मैंडेटरी, जब भी इस तरह के वर्ड आ जाए मैंडेटरी या क्वेश्चन में लिखा कोई भी प्रोविजन मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है अपने पार्लियामेंट में, ये कन्वेंशन है। चलते आ रहे, हम भी चला रहे हैं, चलो ठीक है, ये डिसाइड हो गया एक बार, सब लोगों ने ऐसे डिसाइड कर लिया मिलकर, ओके ठीक है ऐसा होगा, तो चल रही है, प्रथा सी चल रही है कि यहाँ डिप्टी स्पीकर को सिलेक्ट करना है तो आप पोजीशन पार्टी से सिलेक्ट कर लो। बट ये कोई भी मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, किसी रूल लोकसभा की रूल बुक में नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा खुद ब खुद ठीक है, चौथा देख लेते हैं। अच्छा, तीसरा क्या है कि डिप्टी स्पीकर की पावर, द पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर इज सेम एज स्पीकर व्हेन प्रिजाइडिंग ओवर सिटिंग एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। चाहे वो स्पीकर हो चाहे वो डिप्टी स्पीकर हो, उनकी रूलिंग के खिलाफ कोई भी अपील आगे नहीं जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही है, डिप्टी स्पीकर की पावर भी स्पीकर की तरह ही मानी जाती है जब वो उस सीट को धारण करते हैं। सपोज करो कि स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर उनकी सीट पर बैठ जाएंगे और हाउस को मेंटेन करेंगे, डेकोरम को हाउस के। The well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that motion is moved by speaker and duly seconded by prime minister. तो ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, एक फॉल्स स्टेटमेंट बनाया गया था। तो चौथा भी गलत हो गया, पहला और तीसरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से पढ़ लेना कि स्पीकर की पावर क्या क्या होती है। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं इंडिया पार्लियामेंट्री ग्रुप के, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी के। किसके अपॉइंट चेयरमैन किसको अपॉइंट करते हैं किसको नहीं, ठीक है। पॉपुलेशन पब्लिक हेल्थ में राज्यसभा के चेयरमैन प्रेसिडेंट होते हैं। चलो नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ। अच्छा, एंटी डिफेक्शन लॉ आता किसके अंदर है? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत 1985 में 10th शेड्यूल इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे ही हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में 10th नंबर पर आता है। ये निमोनिक है, शेड्यूल्स को याद करने के लिए, आई गेस बहुत कॉमन निमोनिक है, तो आप सबको पता होगा। The law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the House.
इसके लिए भी हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्लियामेंट वाले चैप्टर में कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो आफ्टर 6 मंथ किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, तो ये वाला गलत है। अच्छा, ये तो नॉमिनेटेड मेंबर के लिए। कोई अगर इंडिपेंडेंट मेंबर है उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन ही नहीं कर सकता इंडिपेंडेंट मेंबर, ये याद रखना है, वरना एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत उसे हाउस से डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आफ्टर आना चाहिए था रेदर विद इन, तो ये गलत हो गया। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेमवर्क विद इन विच द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस, तो ये दूसरा सही है, कोई भी टाइम लिमिट नहीं रखी गई है। अच्छा, अगर एंटी डिफेक्शन के अंतर्गत जो स्पीकर हैं या फिर चेयरमैन है राज्यसभा के, किसी को निकाल देते हैं हाउस से, तो उसके खिलाफ अपील जा सकती है। कियोतो होलन केस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील आप कर सकते हो अगर मेलिफाइड ग्राउंड पर डाला जा रहा है तो। चलो, ये वाला भी हो गया आपका। अब बिल अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती है और प्रेसिडेंट को एसेंट देनी ही देनी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल is presented to President of India, it is obligatory for President of India to give his assent. Yes, a constitutional amendment bill must be passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority, and there is no provision of joint sitting. Joint sitting का कोई provision नहीं है and special majority से ही पास किया जाए। हर साल, ये भी 2022 का क्वेश्चन है, तो हर साल आप देखोगे सिर्फ इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, रेदर देन पूरे पार्लियामेंट के चैप्टर को उठाया जाए। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर भी आ रहे हैं, और उसमें भी 4-5 कमिटीज मेन है जिनके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी। नेक्स्ट, छठा, we adopted parliamentary democracy based on British model, but how does our model differ from that model? As regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India, the power of Parliament is to legislate is limited. सही बात है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर आता है, वो जो बोल देते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है, पर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। जब भी हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो लॉ हमारा सुप्रीम, हम लोग लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, हमारे लिए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो सबसे ऊपर रहेगा, पार्लियामेंट भी उसी के अंतर्गत रहते हुए अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेगा, तो ये चीज सही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है और जो भी वो बोलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है। इन इंडिया, मैटर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आर रिफर्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाय सुप्रीम कोर्ट। हाँ, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल लाया गया, एक्ट आ गया है, तो उसके बाद अगर उसमें लगता है किसी को कि यार इसमें तो दिक्कत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसे चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के केसेस को कौन सुनता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, 5 और 5 से ज्यादा, हमेशा 5 या 5 से ज्यादा। वरना जो जनरल केसेस होते हैं वो सुनती है डिविजनल बेंच, जिसमें 2 या 3 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। और ये बनती कैसे? एडॉक बेसिस पर बनती है, जब भी नीड अराइज होती है इस तरह की बेंचेस बनाई जाती है, परमानेंट नहीं होती है। राज्यसभा हैज एन इक्वल पावर विद लोकसभा, किस मैटर पर राज्यसभा की पावर इक्वल है विद लोकसभा? ओके, द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, तो नहीं, इसमें नहीं है। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड करने में क्या राज्यसभा और लोकसभा की पावर इक्वल है? यस। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, मेकिंग कट मोशंस, मेकिंग कट मोशंस में नहीं है। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट में नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन और ये सारे जितने भी मोशंस है वो सब, उनकी पावर किसके पास है? आपके लोकसभा के पास है। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यस,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में हमने देखा था कि सेम पावर होती है राज्यसभा और लोकसभा की। और ऑल इंडिया सर्विसेज ये वाला, ये सिर्फ राज्यसभा की पावर है कि स्टेट लिस्ट में अगर राज्यसभा पास कर देती है एक बिल, तो स्टेट लिस्ट में आप जो पार्लियामेंट है वो लॉज बना सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन रिव्यू करता है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को? क्या नीति आयोग करेगी? नहीं, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। क्या फाइनेंस कमीशन करेगी? नहीं, ये भी एक एडवाइजरी बॉडी है। 3 और 5 को हटा दो, इसमें 3 था, इसमें 5 था, इसमें 5 था, तो पहला और दूसरा। एडॉक कमेटी सेटअप बाय पार्लियामेंट और पार्लियामेंट डिपार्टमेंट रिलेटिंग स्टैंडिंग कमेटी। इन दोनों के ऊपर अभी तक का क्वेश्चन नहीं आया। तो इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर। 2019 का क्वेश्चन था इसका। और फाइनेंस सेक्टर रिफॉर्म कमीशन, नहीं, कमीशन तो क्यों ही देखेगी, इन चीज़ों को रिव्यू करेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज स्वतंत्र पार्टी। पता नहीं, हो सकता है। इन द लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। फर्स्ट टाइम जो रिकॉग्नाइज हुआ था वो 1969 में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन कब मिली थी? वो मिली आपकी 1977 में अंडर सैलरी एक्ट। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, कब बनोगे आप? ओके, कब बन सकते हो आप लीडर ऑफ अपोजिशन? इसमें कह रहे हैं इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट रिकॉग्नाइज एट लीडर ऑफ अपोजिशन। वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन सकते। बट ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? ओके, हाँ, क्यों गलत है? क्योंकि 1/10 मेंबर चाहिए होते हैं बस आपको। लाइक लोकसभा में अगर 550 सीट है, उसके 1/10 मेंबर, सिर्फ 55 मेंबर्स आपको चाहिए। अगर आपकी पार्टी ने 55 सीट्स जीती है तो आप लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकते हो। आपकी पार्टी से लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा सकता है। ठीक है, एडवर्ड जेनिंग्स ने इन्हें ही अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर बोला है। चलो, मनी बिल के ऊपर अगेन क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है, अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली। जहां भी हम ओनली देखते हैं जनरली हम उस स्टेटमेंट को गलत मार्क कर देते हैं, बट इसमें ये सही है। कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा हुआ है, ओनली प्रोविजन रिलेटिंग टू इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। तो मनी बिल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी क्वेश्चन आगे भी आते रहेंगे। फाइनेंस बिल्स के ऊपर भी सेम ही चीजें हैं। अ मनी बिल हैज अ प्रोविजन कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सही बात है। अ मनी बिल इज कंसर्न्ड विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये गलत है क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अ मनी बिल डील विद रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, ये सही है। इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है टैक्सेशन पर्पस में। अ मनी बिल कैन ओनली बी अ मनी बिल इफ दीज प्रोविजन इज मेंशन्ड इन इट। ठीक है, ओनली दीज प्रोविजंस। ठीक है, टैक्सेशन में कौन कौन से है? इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस। गवर्नमेंट बोरोइंग, बोरो कर रही है जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आपके मनी बिल के अंदर आएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉल, कस्टडी हो, अप्रोप्रिएशन हो या एक्सपेंडिचर हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो सारा मनी बिल के अंदर आएगा। कंटीजेंसी फंड तो डिक्लेरेशन ऑफ फंड रिक्वायर फॉर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये आता है बस मनी बिल के अंदर। ठीक है, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये चीज दे रखी है। पेमेंट ऑफ डेब्ट्स, एक्सपेंडिचर फॉर सर्विंग गवर्नमेंट डेब्ट्स या स्टेट ग्रांट, पेमेंट ऑफ मनी टू ग्रांट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं,
वो सारे इसके अंदर आएंगे। कंटिजेंसी फंड की कस्टडी किसके पास जाएगी, सिर्फ ये बताता है मनी बिल, ठीक है। वो खर्चा कैसे होगा वो सबकी बात नहीं होती है। और ये वाला क्वेश्चन आ गया है तो पब्लिक जो आपका पब्लिक अकाउंट फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड है, इनके बीच भी डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो इसे भी प्रिपेयर कर लेना। चलो आज के लिए इतना ही।